ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस मैकेनिक्स आईआईटी जैम सीरीज। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आईआईटी जैम एंड जेस्ट। सो जैम का तो बहुत फेवरेट है, उसमें से तो हमेशा सवाल पूछता ही है। तो द टॉपिक इज एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो काफ़ी पसंदीदा टॉपिक है ये आईआईटी जैम के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो आज अपन यही स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए थे। लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन, पॉइजन ब्रैकेट और बहुत सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो अगर ये आपका पहला लेक्चर है, अगर आप आज ही इस चैनल के ऊपर आए हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इन टॉपिक्स को भी देख लें जो अभी अभी हाल ही में कनेक्ट हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं। और आप इनसे पहले वाले टॉपिक्स भी देख सकते हैं। तो मैकेनिक्स की पूरी सीरीज चल रही है, तो अराउंड 30 लेक्चर होने वाले हैं, 30 या 25 समथिंग। तो 25 समथिंग लेक्चर हो चुके हैं। सो आज जो है हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ एसटीआर। वैसे ये कम्प्लीटली थोड़ा सा डिटैच है जो अपन ने अभी तक पढ़ा है। तो अगर आप आज से भी देखना चाहते हैं इस सीरीज़ को, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करने वाले एस टी आर। सो ये इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा हमारे बेसिक्स जो हैं उनको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहली चीज कि आखिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो विल स्टार्ट विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो आखिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है कि अगर आप किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने स्पीड मेजर करी, आपने एक्सेलरेशन मेजर किया, या फिर कोई सा भी डायनेमिक वेरिएबल लेंथ वगैरह कुछ भी। सो हम जो मेजरमेंट करते हैं तो वो मेजरमेंट करने वाला कौन होता है? ऑब्जर्वर होता है। वो ऑब्जर्वर जिस जगह पे बैठ के इन सारी चीज़ों को मेजर करता है विथ हिज इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे घड़ी हो गई, घड़ी से मेजर कर रहा है, स्केल हो गई, स्केल से मेजर कर रहा है। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वो जहाँ बैठ के इन सब मेजरमेंट को करता है, उस जगह को अपन बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो अगर मैं एक डेफिनेशन के फॉर्म में अगर इसको बोलना चाहूँ तो क्या होगी? द पर्सन हु इज मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन वेर एवर ही इज सिटिंग, वी कॉल दैट प्लेस नॉन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसे आप देख सकते हो, ये अच्छा सा हंसता खेलता व्यक्ति, ये हंसता खेलता व्यक्ति क्या कर रहा है? इसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये क्या कर रहा है? मेजरमेंट कर रहा है। सो इस सिस्टम को अपन बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं अपन क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं आखिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और कैसे ये चेंज होता है, इसको समझने के लिए। तो आपके पास दो भाई हैं, राम और श्याम। राम जो है वो ज़्यादा अमीर है तो वो ट्रेन के अंदर चलता है, और श्याम जो है वो ज़मीन के ऊपर खड़ा है। ठीक है, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ से श्याम जो है वो मेजरमेंट करेगा किसकी? कि आखिर ये जो ट्रेन है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, या फिर राम किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सो श्याम क्या बोलेगा कि सर, मेरे हिसाब से राम की जो वेलोसिटी है वो वी है, और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा, आपका कहना एकदम सही है श्याम। अब मैं राम के पास गया, राम को मैंने कॉल मिलाया कि राम आपको क्या दिखाई दे रहा है? राम बोल रहा है कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ आराम से। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि श्याम जो है वो वी वेलोसिटी के साथ लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। और ये आप चीज़ देखते भी हो, जब भी आप कहीं ट्रेवल करते हो, कहीं जाते हो, बस के अंदर बैठे हो, ट्रेन के अंदर बैठे हो, फ्लाइट के अंदर तो पता नहीं चलता होगा, बट जहाँ पे अगर आप ग्राउंड में हैं तो आपको पता चलेगा। सो आप क्या देखते हो कि मैं जैसे-जैसे आगे जा रहा हूँ, तो अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, तो मुझे क्या लगेगा कि गाड़ियाँ वगैरह, ट्रेन वगैरह, पेड़ वगैरह वो सब क्या है? पीछे की तरफ जा रहे हैं। सो ये आखिर हो क्या रहा है? आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है। कैसे? अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हो तो। पेड़ कहीं नहीं जा रहे, पेड़ वहीं के वहीं थे। आप आगे जा रहे थे तो आपके पर्सपेक्टिव से आपको ऐसा लग रहा है कि पेड़ पीछे जा रहा है। और अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं, तो आपको क्या लगेगा कि पेड़-वेड़ कहीं नहीं जा रहे, पेड़ तो मेरे पास खड़ा है। आप ट्रेन से आगे जा रहे हो। सो इट्स ऑल डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्शन। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द चेंज ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस तरीके से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदलते हैं और हमारा परसेप्शन जो है वो चेंज होता है। ठीक है? अब अगर बात करें अपन कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के हो सकते हैं? सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, टाइप को अगर अपन डिफाइन करें, सो जैसे मान लीजिए आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो हो सकता है कि वो रेस्ट पे हो,
या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, या वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। तो हम क्या करते हैं, इस रेस्ट को और कांस्टेंट वेलोसिटी को एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान देते हैं, क्योंकि रेस्ट भी तो अपने आप में कांस्टेंट ही चीज है। अगर आपके पास, आपने बोला कि ए कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट, तो इस ए की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, हर पॉसिबल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 -2 -3 कुछ भी। तो इस फ्रेम को अपन ने बोल दिया एक फ्रेम दैट इज नॉन एज इनर्शियल, और इसको अपन ने बोल दिया नॉन इनर्शियल। सर ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल कैसे आपके दिमाग में आया? तो हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हमने थोड़ा सा रिमाइंड किया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, अगर वो कोई रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। सो सेम, अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इन दैट केस वो थोड़ा सा सिमिलर हो गया इनर्शियल टाइप का, सो उसको अपन ने बोल दिया नाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो उस केस में अपन इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डन। सो ये दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंस आता है। अब बात करें कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने बोला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें कुछ और छोटी छोटी चीजें होती है जो अपने को समझना जरूरी है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेसिकली, कि ये आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि इसके ऊपर किसी भी टाइप का इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी भी फोर्स का। और फोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं रियल फोर्सेस की। रियल फोर्सेस मीनिंग जो डिके करते हो डिस्टेंस के साथ, और जो कि क्या करते हैं पेयर के अंदर होते हैं, दैट प्रेजेंट इन पेयर, डिकेज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस एंड फाउंड टू बी इंटरेक्शन इन बॉडीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये पाए जाते हैं। सो अगर कोई आपका सिस्टम, कोई आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर आपका ऑब्जर्वर, ये जो ऑब्जर्वर है आपका, ये किसी भी टाइप के रियल फोर्सेस के साथ इन्फ्लुएंस में नहीं है, इन दैट केस अपन इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कंप्लीटली आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। और इस आइसोलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही अपन काइंड ऑफ बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी टाइप का इन्फ्लुएंस नहीं है। इसका मतलब इस पर किसी भी टाइप का फोर्स नहीं है, और फोर्स नहीं है इसका मतलब अगर ये मूव कर रहा है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, और अगर ये रेस्ट पे है तो ये कांस्टेंट जो वो वहां पे रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, सो अगर ये रियल फोर्सेस की बात करें अपन तो ये इस तरीके से काम करेगा। ठीक बात है। चलिए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और हम क्या बोलते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या, कि ये मान लीजिए आपके पास एक आदमी है जो कि ग्राउंड पे है, जिसको अपन लैब फ्रेम भी बोलते हैं, और ये आपका एक पार्टिकल है। सो ये जो पार्टिकल है वो यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, किसके फ्रेम में, इस लैब फ्रेम में। तो लैब वाले बंदे ने बोला कि पार्टिकल की वेलोसिटी है यू। अब मैंने क्या किया, दो गाड़ियां लेके आया मैं, एक गाड़ी लेके आया अल्टो 800 और एक गाड़ी लेके आया बुकाटी चिरोन। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी कम होगी, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। सो मान लीजिए एस फ्रेम जो कि अपनी अल्टो है, दैट इज वी एस वेक्टर के साथ मूव कर रही है, और अपनी बुगाटी चिरोन है वो वी एस प्राइम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, अब मैं ऑब्जर्वेशन लूंगा, तो मेरे पास तीन फ्रेम हो गए। तीन फ्रेम कौन से, पहला फ्रेम लैब, दूसरा फ्रेम अल्टो, अल्टो की स्पेलिंग क्या होती है, ऑटो लिख देता हूं, और थर्ड, थर्ड इज बुगाटी। ठीक है, सो अब तीनों से मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा, और आप देखना कि इन ऑब्जर्वेशन के अंदर आखिर किन चीजों का डिफरेंस आएगा। सो लैब फ्रेम के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ रही है यू,
ऑटो के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ, तो ऑटो के अंदर देख रहा हूँ तो वो कितनी आ रही है, यू माइनस वी एस। और बुगाटी के अंदर मैं देख रहा हूँ तो वो कितनी आ रही है, यू माइनस वी एस प्राइम। ठीक है, क्या तीनों चीजें कांस्टेंट है ना? सो देखा जाए तो इनका मैग्नीट्यूड भले ही चेंज हो रहा है, बट ये जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने ऑब्जर्व किया, हमने उससे क्या पाया कि इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम ईच फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपन ने ऑब्जर्वेशन करी, तो जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट आएगी, बट वो रहेगी टाइम के साथ कांस्टेंट। सो इट वुड बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा एडवांस वर्जन लेके जाऊं आपके सामने, क्या कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के बाद में क्या आता है, एक और डेरिवेटिव करने बाद एक्सेलरेशन। क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने पे एक्सेलरेशन के अंदर भी कोई चेंजेस आएगा? तो इस सवाल के ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर आल्सो फ्रेम डिपेंडेंट। क्योंकि यहां पे जो आपका वेलोसिटी आ रहा है, तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाले वो लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज फ्रेम डिपेंडेंट। आप क्लियरली देख सकते हो ये बात, आया ना? कि आप जैसे लेफ्ट फ्रेम में थे तो आपकी वेलोसिटी यू आ रही थी, आप ऑटो के अंदर गए तो आपकी यू माइनस वी एस आ रही थी, अगर आप बुगाटी के अंदर गए तो आपका यू माइनस वी एस प्राइम आ रही थी। सो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज क्लियरली डिपेंडेंट ऑन फ्रेम। अब बात करते हैं, क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी फ्रेम पे डिपेंडेंट करते हैं, फ्रेम पे डिपेंडेंट होते हैं? तो ये अपना एक बढ़िया सा सवाल है, ये हम अपने आप से पूछेंगे और इसी के सॉल्यूशन को अपन निकालने की कोशिश करते हैं। क्या है, डज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मतलब क्या, फोर्स, फोर्स एक्सेलरेशन, क्या ये चीजें भी फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती है? हम अभी क्लियरली बात कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम के बारे में, ठीक है, तो उसी के ऊपर बात चलेगी। सो हम इसका जवाब निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए आपके पास एक फ्रेम है जो कि रेस्ट पे है, दैट इज योर एस फ्रेम, और एक है जो आपका मूव कर रहा है, दैट इज ओवर एस प्राइम फ्रेम। ठीक है, दिस इज ओवर एस प्राइम फ्रेम, और यहां पे आपका पार्टिकल है। ठीक है, सो इस पार्टिकल का अगर पोजीशन वेक्टर मैं एस फ्रेम के अंदर देखूं तो वो कितना होगा, मान लीजिए आर वेक्टर, तो दैट इज आर वेक्टर। और ये जो एस प्राइम फ्रेम है दैट इज एट आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर। ठीक है, इसका पोजीशन क्या है, ये ओ प्राइम है, ये ओ है। सो ओ से ओ प्राइम की अगर पोजीशन देखो तो वो कितना आ रहा है, आर वेक्टर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एस प्राइम फ्रेम के अंदर अगर आप इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो क्या यहां से इसको ऐसे मिलाएंगे, ये कितना होगा, आर प्राइम वेक्टर। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा कैचअप करके इधर ड्रॉ करूं तो क्या ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, वेक्टर ट्राइंगल है ना? और अगर मैं यहाँ पे वेक्टर्स को ड्रॉ करूँ तो एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा। अगर यहाँ पे इन सबके नाम अगर मैं लिखूँ तो ये आर वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर, और दैट इज आर प्राइम वेक्टर, है ना? तो वेक्टर ट्राइंगल रूल से क्या मैं यहाँ से हेड टू टेल मिलाया, यहाँ से हेड टू हेड आ गया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस आर प्राइम वेक्टर। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो पोजीशन है, पोजीशन जो है दैट इज फ्रेम डिपेंडेंट। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, डी बाई डी टी आर वेक्टर प्लस इक्वल्स टू डी बाई डी टी आर वेक्टर प्लस डी बाई डी टी आर प्राइम वेक्टर। सो अगेन ये जो वेलोसिटी है दैट इज आल्सो फ्रेम डिपेंडेंट। एक और डेरिवेटिव करता हूं, सो ये क्या हो गया, डी टू बाई डी टी स्क्वायर आर वेक्टर इज इक्वल टू डी टू आर प्लस डी टू बाई डी टी आर प्राइम वेक्टर। अब देखना, मैंने अपने फ्रेम्स को क्या माना है, इनर्शियल। इनर्शियल मतलब अगर इस फ्रेम की वेलोसिटी v है, अगर ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ये v वेलोसिटी के साथ ही चलता रहेगा।
तो इसका टाइम के साथ वेरिएंस कैसा है, 0। इसका मतलब d2r बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म 0 हो गई। तो यहां से क्या निकल के आया कि एक्सेलरेशन इन फ्रेम एस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन फ्रेम एस प्राइम। तो एक्सेलरेशन जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है, फ्रेम से इंडिपेंडेंट है। आप चाहे इस फ्रेम में देखो या इस फ्रेम में देखो, पार्टिकल का एक्सेलरेशन वो का वही रहने वाला है। सो यहां से क्या बात निकल के आई कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस आर फ्रेम इंडिपेंडेंट। कौन से फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम इंडिपेंडेंट, नॉन इनर्शियल के अंदर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहां से अपने पास जो कंक्लूजन निकला है दैट इज कि वेलोसिटी तो क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट, बट एक्सेलरेशन जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। क्लियरली समझ में आ गई ये बात, क्योंकि अब यहां से अपन जंप करने वाले हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। तो ये एक सर्टेन काइंड ऑफ फोर्सेस के लिए है। चलो, तो यहां से मैं एक बार फिर से इसके ऊपर इन्फोर्स करूंगा थोड़ा सा। क्या मैंने यहां पे लिखा, वेलोसिटी इज फ्रेम डिपेंडेंट बट एक्सेलरेशन इज नॉट। दूसरी बात, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन आर फ्रेम इंडिपेंडेंट। मतलब अगर आप फ्रेम चेंज करते हो तो फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। मतलब फ्रेम चेंज करने पर फोर्स चेंज नहीं होता। अब ये बात आपने बोल तो दी, अब मेरे पास एक काउंटर एग्जांपल है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। तो आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में सुना होगा, क्या, लोरेंज फोर्स, एफ। क्या होता है वो, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। अब यहां से कहानी की शुरुआत होती है जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी। तो मैंने क्या बोला कि आपके जो रियल फोर्सेस होते हैं, रियल फोर्सेस किन के बारे में बात करी थी अपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो ये सारे तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते थे। तो उस केस में तो आपका बोलना सही था कि आपके जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर मान लीजिए आपका जो चार्ज है वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा दैट इज क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे जो वी दिख रहा है आपको, ये जो है वो है वेलोसिटी। अब एक बहुत ही अच्छी सी बात बोलने वाला हूँ, ये जो वेलोसिटी है अगर मैं इसको एक फ्रेम में देख रहा हूँ और दूसरे फ्रेम में देख रहा हूँ, दो फ्रेम से मेरा इनर्शियल फ्रेम है, तो अगर यहाँ पे मैं देखूंगा तो इस चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v1 होगी, यहाँ पे देखूंगा तो चार्ज पार्टिकल पार्टिकल की वेलोसिटी v2 होगी। तो जैसे ही आपने वेलोसिटी चेंज हुई, क्योंकि आपने बोला तो है वेलोसिटी इज फ्रेम डिपेंडेंट, तो अगर आपने फ्रेम चेंज किया तो वेलोसिटी चेंज, अगर वेलोसिटी चेंज तो क्या फोर्स भी चेंज। इसका मतलब अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात कर रहे हो तो उस केस में आपका फोर्स जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है, वो फ्रेम इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर आने वाली चीज़ें जो है वो कुछ डिफरेंट बिहेव करेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, लाइट। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो क्या डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसके जो बिहेवियर है वो जनरल चीज़ों से अलग होंगे। हाँ सर। तो यहाँ से अपन को 19th सेंचुरी के अंदर आपको याद होगा, 19th सेंचुरी उससे थोड़ा सा पहले जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस आई थी, चार मैक्सवेल्स इक्वेशन थी, उन मैक्सवेल इक्वेशन से हमने पता किया कि लाइट जो है वो क्या है, लाइट इज आल्सो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसकी जो वेलोसिटी है वो निकल के आई थी c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट।
क्या यही निकल के आई थी? तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2 यूनिवर्सल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है और एक्सपेरिमेंटली भी ये वेरीफाई हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इतनी ही होती है। ठीक है? अब बात करें अगर कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट सी आ रही है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होते हैं वो फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं। यहां तक की बात क्लियर है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर फ्रेम डिपेंडेंट। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि नॉर्मल चीजों की वेलोसिटी और नॉर्मल चीजें जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर काम करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर काम करने वाली चीजों के अंदर आखिर रिलेटिविटी में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है? सो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे अपन। सो मान लीजिए ये वाला एग्जांपल है। क्या? दो ट्रेन है, दो ट्रेन, दोनों की वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी v है, एक की वेलोसिटी u है। तो दो केसेस है। पहले केस में वो दोनों आपस में एक दूसरे के अलोंग आ रहे हैं और दूसरे के अंदर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक में अपोजिट आ रहे हैं, एक में एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पे अपन रिलेटिविटी के कंसेप्ट को समझते हैं। ये ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे है। ग्राउंड पे बैठा ऑब्जर्वर बोल रहा है कि ए ट्रेन v वेलोसिटी के साथ राइट हैंड डायरेक्शन में जा रही है और बी ट्रेन u वेलोसिटी के साथ लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर जा रही है। ठीक है? तो ये तो सिंपली अपन को पता चल रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं जो ऑब्जर्वर है दैट इज सिटिंग इन ए फ्रेम। सो ए फ्रेम में बैठने के बाद मुझे बी की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? अब ये आप खुद से सवाल पूछिए। आप जब किसी ट्रेन के अंदर बैठे हैं और आपके नजदीक से भी एक ट्रेन गुजर रही है तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो आप क्या देखते हो कि उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा दिखाई देती है और अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो आपको उसकी स्पीड थोड़ी कम दिखाई देती है। तो ये किस वजह से हो रहा है? देखिए कि अगर आप बात करो तो मैं इसको मैथमेटिकली भी निकाल सकता हूं। तो किस तरीके से अपन निकालते हैं उसको समझना। वेलोसिटी ऑफ बी, मुझे बी की ऑब्जर्व करनी है विथ रिस्पेक्ट टू ए के फ्रेम में। तो मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? माइनस का यू। और वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? वी। तो यहां से बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी आ रही है? माइनस का यू प्लस वी। क्या बढ़ी हुई नजर आ रही है? और ऐसा होता भी है कि जो आप अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन चल रही है तो अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे ये वाली जो ट्रेन है वो काफ़ी फास्ट जाती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मेरी वेलोसिटी भी इसको एडअप हो गई मेरे परस्पेक्टिव से, क्योंकि मैं तो रुका हूँ। तो ये वेलोसिटी आखिर गई कहाँ? इसके पास चली गई अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? यू प्लस वी। बहुत अच्छा सर। अब सेम दूसरे केस में कंसिडर करते हैं। यहाँ पे अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ बे विथ रिस्पेक्ट टू ए वो कितनी हो जाएगी? u माइनस वी। ठीक है? बहुत अच्छा सर। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें सही चल रही है। क्या ये सेम काम अपन लाइट के साथ कर सकते हैं? ऐसा देखा जाए तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें अपन लाइट के केस में नहीं लगा सकते, क्योंकि लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ चलती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तो देखा जाए तो अपने जो रिजल्ट आएंगे वो इससे मैच नहीं होने चाहिए। ये अपने थॉट में चल रहा है, जो भी होगा वो गलत ही होगा। बट अपन देखते हैं आखिर हो क्या रहा है। तो हमारे पास इज लाइट इज आल्सो रिलेटिव। तो अपन क्या करते हैं? सेम काम करेंगे लाइट के साथ। अभी अपन दो ट्रेन के साथ कर रहे थे, अब अपन एक ट्रेन और एक बल्ब के साथ करेंगे। ठीक है? सो यहाँ पे क्या है आपके पास ये बल्ब है और ये आपके पास लाइट है। सो हो क्या रहा है? आपने क्या किया? सेम काम किया इसके साथ भी। सो ये जो ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे बैठा है वो क्या बोलेगा कि ट्रेन की स्पीड क्या है? यू, राइट? और ये जो बल्ब है, बल्ब से क्या निकल रही होगी? लाइट। और उस लाइट की स्पीड कितनी है? सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं इस फ्रेम में बैठ गया मैं बैठ गया ट्रेन के अंदर। सो ट्रेन के रेफरेंस के अंदर मुझे ये जो लाइट की स्पीड है वो क्या दिख रही होगी? क्या दिख रही होगी? सोचो। दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये मान लीजिए ए ट्रेन है, ए ट्रेन का डब्बा, ये ए ट्रेन का डब्बा। वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या दिख रही होगी? माइनस सी माइनस यू, यानी माइनस सी प्लस यू।
क्या दिखा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई नजर आ रही है। अपनी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, सी से इंक्रीज्ड। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? देखो आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, बट आप उस हिस्ट्री में जाके थोड़ा सा सोचो कि आखिर इन्होंने कैसे सोचा होगा, कैसे बिल्डअप मिला होगा कि हाँ ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में भी सोचिए। अच्छा, अब दूसरा पर्सपेक्टिव लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस ट्रेन के डिब्बे में बैठा जो कि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, सो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ए कितना नजर आएगा, सी माइनस यू। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, कम हो गई। सो अपन यहाँ पे तीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करें। कौन कौन सा? एक है ग्राउंड, एक है, इसको अपन क्या नाम दें, इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं, अलोंग सेम, अलोंग अपोजिट, और यहाँ पे अलोंग सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी आई, सी। यहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी आई, सी प्लस यू। यहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी आई, सी माइनस यू। तो अगर आपने जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने वहां पे लगाए रिलेटिविटी के अंदर, नॉर्मल के अंदर, जहां पे रियल फोर्सेस थे, अगर आप सेम चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर भी लगाते हैं, तो आपको क्या कंक्लूजन मिलता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट होगी, जैसा हो रहा है। बट आपको ये माइंड में रखना है कि आपका फोर्स भी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इन सारे सवालों के साथ अब अपन थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये एक स्टेप आगे क्या है कि आखिर ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है ये सही है या नहीं। विल दिस रियली हैपन, मतलब ये असलियत में होगा क्या कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट होगी। ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है, और आइंस्टीन ने इस बड़े से सवाल को सिर्फ अपने थॉट से, अपने परसेप्शन से सीधा बोल दिया कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो कांस्टेंट ही होती है विद द हेल्प ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ये बात की बात है, ये जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि हाँ, कि यहाँ पे किसी भी टाइप का एक मीडियम नहीं है, ईथर जिसे आप सुना होगा, जिसे आपने पता होगा कि ईथर जो है एक मीडियम के बारे में एज्यूम किया गया था। देखो इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देता हूँ उसके बारे में, और फिर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्टार्ट करेंगे। सो हुआ क्या था कि इस पर्टिकुलर केस को, इस पर्टिकुलर फ्रेम को इन्होंने बोला ईथर। ईथर के अंदर आपकी जो लाइट है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸। एक ऐसा फ्रेम, एक ऐसे पर्टिकुलर फ्रेम को नाम दिया गया था ईथर। ठीक है, और इसी को फिर थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके उन्होंने बोल दिया कि ये मीडियम है। लाइट जो है एक वेव है, वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जिस तरीके से साउंड है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, दैट इज नॉन एज ईथर। देन माइकलसन और मोरले एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। लाइट जो है, लाइट मीडियम के ऊपर डिपेंड करती नहीं है। मतलब लाइट के ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है ऐसा। वैसे मीडियम पे डिपेंड करेगी क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के अंदर वेलोसिटी चेंज होती है, बट ईथर की एग्जिस्टेंस नहीं है। ये पता किसने लगाया था, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसा था, थोड़ा सा मैं उसके बारे में ब्रीफ दे देता हूँ। तो हुआ क्या था कि यहाँ पे आपने एक लेजर बीम ली, और यहाँ पे आपने एक लाइट स्प्लिटर लगा। ठीक है, तो ये लाइट स्प्लिटर क्या कर रहा होगा, यहां से आ रही जो वेव है, जो आपकी वेव है, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है, एक ये और एक ये। ठीक है, और यहां पे आपने क्या करा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर्स रखे दो। ये आपने दो मिरर्स रख दिए यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, इन मिरर से क्या हो रही है, ये वापस से टकरा के, ये वापस से टकरा के आ रही है, और यहां से भी टकरा के आ रही है, और टकरा के यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है, यहाँ पे आपके इंटरफेयर कर रही है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, डिटेक्टर है। ये आपका लेजर सोर्स है।
सो अगर अगर यूनिवर्स के अंदर कहीं पे ईथर प्रेजेंट होगा, सो वो ईथर जो होगा किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, या फिर अगर स्टेशनरी भी है तो हमको उससे मतलब नहीं है, बट किसी न मीडियम के अंदर प्रेजेंट होगा। सो मान लीजिए आपका जो ईथर है वो इस तरीके से है, ये वाला आपका मीथर है, ठीक है, ये आपका ईथर हो गया। और आपने अपने एपरेटस को क्या किया, क्योंकि आप ये सारी ऑब्जर्वेशन कहाँ कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर बैठ के कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप अर्थ के ऊपर बैठे हैं, अर्थ भी क्या कर रही है, सन की तरफ मूव कर रही है। तो मूव कर रही है इसका मतलब क्या है, अगर ये इस तरीके से मूव कर रही है, ये आपकी अर्थ है, आपने अपने एपरेटर्स को कुछ इस तरीके से रखा, ठीक है, और आपका ईथर का मीडियम कुछ इस तरीके से है। तो अर्थ मूव कर रही है सन के चारों ओर, ये अर्थ मूव कर रही है सन के चारों ओर। तो इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पे एक रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट आया होगा। तो अगर मैं अपने एपरेटस को घुमाऊं, सो अगर मैंने अपने एपरेटस को घुमाया, तो घुमाने से कहीं ना कहीं रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट आया होगा कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है कहीं पे ज्यादा हो गई होगी, कहीं पे कम हो गई होगी। तो इस कंसेप्ट के बेस के ऊपर उन्होंने सोचा कि यहाँ पे फ्रिंजेस के अंदर चेंजेस आना चाहिए, इंटरफेरेंस मिलना चाहिए। बट इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, कई बार किया, कई महीने के अंतराल में किया कि क्या पता ऐसा हो सकता है कि अगर सर्दियों में कर रहे हैं तो यहाँ पे अर्थ की जो स्पीड है वो कम है कंपेरेटिवली, तो अपन गर्मियों में करते हैं, 6 महीने के डिफरेंस के साथ किया। बट एट द एंड उनको क्या मिला कि किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिला, और यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया कि ईथर की कोई एग्जिस्टेंट नहीं है। और आइंस्टीन ने ये बात सीधा डायरेक्टली बोल दी कि क्या, कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, वो किसी भी टाइप के ईथर वगैरह के ऊपर बिलीव नहीं करा। तो यहां से अपना स्टार्ट होती है पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहली पोस्टुलेट क्या है, कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नो प्रिफर्ड इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट। दूसरी पोस्टुलेट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बोल्ड बोल्ड स्टेटमेंट था ये, द स्पीड ऑफ लाइट सी इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ, चाहे आप यहाँ से देख रहे हो, चाहे आप ट्रेन में बैठ के देख रहे हो, चाहे आप स्पेसशिप में जाके बैठ रहे देख रहे हो, आपको स्पीड ऑफ लाइट हमेशा फिक्स दिखाई देगी, दैट इज सी, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक बात है। सो अभी तक अपन ने क्या सीखा, हमने पहली चीज बात करी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद में हमने बात करी कि आखिर वेलोसिटी जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है इन केस ऑफ रियल फोर्सेस। बट जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में जाते हैं, उसके अंदर जाते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि जो फोर्स है दैट इज आल्सो अ वेलोसिटी डिपेंडेंट। सो इस केस में आपका ये जो अजम्पशन मानना कि वेलोसिटी जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में जाएंगे तो वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर बंद हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइट, कि लाइट की जो स्पीड होती है वो चाहे आप किसी भी फ्रेम में जाए वो हमेशा फिक्स होगी, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। तो यहीं से हमारा जो पोस्टुलेट है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, सो अब इसके ऊपर थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं, और अभी तक अपन ने पढ़ा उनको वापस से रिवाइज करते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। सो पहला पॉइंट क्या है, इट मीन्स देर इज नथिंग लाइक ईथर, ईथर जैसा कुछ भी चीज नहीं है। देर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, हर चीज रिलेटिव है। एब्सोल्यूट रेस्ट जो कि एक ईथर मीडियम था, तो उन्होंने माना क्या था कि ईथर जो है एक अपना एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम है, इसी से डिपेंडेंट अपने जितने भी पॉसिबल फ्रेम्स है वो मोशन कर रहे होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, ईथर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर इक्विवेलेंट एंड लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी अप्लाइड, सारे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्या, कि वेरी वेरी बोल्ड स्टेटमेंट सेइंग दैट irrespective of frame in which you are measuring the speed of light, it doesn't depend on the frame, it will be always c. So these are very important points. So अब अपने को क्या करना पड़ेगा, जो हमारी अप्रोच थी रिलेटिविटी की, क्योंकि वो तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस थी, और वहां से अगर आप देखोगे तो वो जो फोर्सेस थे और यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, तो आपको अप्रोच भी थोड़ी सी डिफरेंट चाहिए होगी। तो इसलिए आपने एक डिफरेंट अप्रोच के ऊपर काम करना स्टार्ट किया।
और ये जो डिफरेंट अप्रोच है या फिर अनदर फ्रेम है और इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इन इक्वेशंस को अपन ने नाम दिया क्या? इक्वेशन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, इसको नाम दिया अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन। सो पहले बात करते हैं एकदम नॉर्मल से ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें अपन ने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंसिडर नहीं किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से पहले वाली चीज़ है, लाइट अभी तक नहीं आई। तो अभी तक अपन किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। सो अभी तक जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन थे, दैट इज क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसको अपन बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन में फिर अपन करते क्या थे कि मान लीजिए आपका एस फ्रेम है और आपका एस प्राइम फ्रेम है। देखिए ये स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब आपको बुक्स के अंदर भी मिलेगा कि एस और एस प्राइम फ्रेम इसी तरीके से चला आ रहा है, बाकी आप चाहो तो अपने हिसाब से भी कंसिडर कर सकते हो। सो अगर आप किसी पार्टिकल के बारे में बात करें, इस पार्टिकल के, सो आप इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे? एस फ्रेम के अंदर आप बोलेंगे कि सर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, किसी टाइम टी के ऊपर आपने मेजर किया। अब बात करते हैं कि अगर ये एस प्राइम फ्रेम जो कि वी वेलोसिटी के साथ चल रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो एक्स प्राइम को आप क्या नाम दोगे? एक्स प्राइम को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया? इसका प्रोजेक्शन किया इधर। सो टी टाइम के अंदर ये कितना चला? वी टी। टी टाइम के अंदर आपका फ्रेम चला कितना? वी टी। सो एक्स प्राइम, एक्स प्राइम कितना होगा? एक्स प्राइम तो ये वाली डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है एक्स, इसमें से वी टी को घटा दिया तो क्या ये वाली डिस्टेंस आ गई? सो एक्स प्राइम मेरा आ गया एक्स माइनस वी टी। क्या ये वाई जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नहीं। सो यहां से वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई, जेड प्राइम इक्वल्स टू जेड, और टी प्राइम कितना हो गया? टी। सो सच ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे आपका स्पेस और टाइम दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। अब थोड़ा सा, अच्छा इसके अंदर एक और चीज आती है दैट इज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, देखो ऑब्जर्व करने वाले दो लोग हैं, एक है एस फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करने वाला, एक है एस प्राइम फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करने वाला। तो चीजें कैसे काम करती है उसको समझना। आपको एस के बारे में नॉलेज है, आप एस प्राइम के अंदर निकाल रहे हो, तो दैट इज ओवर डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एस प्राइम के अंदर नॉलेज है और आप एस के अंदर निकाल रहे हो, दैट इज नॉन एज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहने का मतलब है कि आपको जो कोऑर्डिनेट्स के नॉलेज है वो इस फ्रेम में है, एस प्राइम फ्रेम में, मतलब मुझे आपको एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम पता है, और आपका जो फ्रेम है दैट इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी। अब आपसे पूछा है कि ग्राउंड पे अगर आप बैठे हैं तो आपको वो कोऑर्डिनेट क्या दिखाई देंगे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में अपन बेसिकली करते क्या है, हम सिंपली जो v वेलोसिटी है उसको माइनस v कर देते हैं, और आपके डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में। सो कोऑर्डिनेट अपने को निकालने एक्स वाई जेड। सो यहां से मैं क्या करूंगा? एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, वाई प्राइम वाई रहेगा, जेड प्राइम जेड रहेगा, और टी प्राइम टी रहेगा। दिस इज अवर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या यहां तक बात समझ में आई? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कवर अप हो गया एकदम अच्छे से। एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है। सो सवाल क्या है? एन ऑब्जर्वर इज इन फ्रेम एस लोकेट्स ए पार्टिकल एट ओरिजिन एट टी इक्वल्स टू जीरो। सो टी इक्वल्स टू जीरो के ऊपर एस फ्रेम के अंदर एक ऑब्जर्वर जो है एक पार्टिकल की लोकेशन बता रहा है। ठीक है। और आपको ये बोला है कि विच इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ टेन इनवर्स 3/4 विद एक्स एक्सिस। सो अपन पहला काम करते हैं, एस फ्रेम को ड्रॉ करते हैं। सो ये आपका एस फ्रेम है। बोला ये जा रहा है कि ये जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इस एंगल के अलोंग, और ये एंगल है क्या? 10 इनवर्स 3/4 यानी 37 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 37 डिग्री प्लॉट कर देता हूँ। सो ये आपका 37 डिग्री है। सो आपका जो पार्टिकल है वो इसके अलोंग मूव करेगा। ठीक बात है। जो एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री, किस वेलोसिटी के साथ? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। टी इक्वल्स टू जीरो के ऊपर ये यहाँ पे है, ये आपका पार्टिकल है। टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड के ऊपर आपको इस पार्टिकल की पोजीशन बतानी। तो आसान सी चीज़ है कि मान लीजिए ये यहाँ पे आ जाएगा टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड के ऊपर। अब इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं एक्स और वाई। कैसे बताएंगे? तो देखो इसकी वेलोसिटी कितनी? 5,
एक्स डायरेक्शन के अंदर अगर इसकी वेलोसिटी देखी जाए तो कितनी होगी 5 cos 37। वाई डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो कितनी आएगी 5 sin 37। सो एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूँ टी टाइम के ऊपर वो कितना होगा एक्स एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस वी इंटू टी। सो एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस वी 5 या फिर इसको ऐसे लिखते हैं वी एक्स इंटू टी। तो कितना आ गया वी एक्स कितना है 5 cos 37 मतलब 4/5 इंटू टाइम कितना 2 सेकेंड। सही बात है 5 से 5 कट गया आंसर कितना आया 8 मीटर। वाई के लिए अगर बात करूँ तो 0 प्लस वी वाई इंटू टी। तो ये कितना आएगा 0 प्लस वी वाई कितना 5 sin 37 मतलब 5 इंटू 3/5 टाइम कितना 2 मतलब कितना आ गया 6। सो टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड के ऊपर इसके पोजीशन वेक्टर के ऊपर अगर बात करें तो वो कितने आएंगे कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी 8,6। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो है 8,6। डन। अब इसी को थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर लेके जाते हैं और अब यही मेजरमेंट आप करेंगे एक नए फ्रेम के अंदर दैट इज एस प्राइम। सो क्वेश्चन का एक और पार्ट क्या है अज्यूम अनदर ऑब्जर्वर इन एस प्राइम फ्रेम विच इज मूविंग विथ रिलेटिव टू एस विथ ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। और ये 1 मीटर पर सेकेंड जो है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। क्लियर। assume that the two frames obey the condition of Galilean transformation described earlier. Find the speed of particle and its coordinate at 2 सेकेंड in S prime. सेम काम करना है बट इस बार आपको S प्राइम फ्रेम के अंदर ये काम करना है। सो आप क्या करोगे ये मान लीजिए आपका S फ्रेम और ये मान लीजिए आपका S प्राइम फ्रेम। ठीक है। सो S फ्रेम के अंदर ये मूव कर रहा था कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये आपका पार्टिकल ये आपका S फ्रेम ये आपका S प्राइम फ्रेम। सो देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी एस फ्रेम के अंदर कितनी है 5 cos 37 एंड 5 sin 37 और ये मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। इसकी वैल्यू टोटल कितनी आई थी लगभग 4 और ये कितना आएगा 3। ठीक है। सो अगर मैं एस प्राइम फ्रेम के अंदर हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी वी एक्स प्राइम आएगी। और वी एक्स प्राइम कितनी होगी वी एक्स प्राइम इक्वल्स टू वी एक्स माइनस यू। यू क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। तो यहाँ से वी एक्स कितना 4 यू कितना 1 कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। वी वाई प्राइम कितना वी वाई माइनस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। क्या ये आपका जो एस प्राइम फ्रेम है वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है नहीं तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी 0। तो ये कितना आ रहा है 3। तो देखा जाए द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड इट्स कोऑर्डिनेट तो स्पीड ऑफ पार्टिकल कितनी हो गई यहाँ से v प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वी वाई प्राइम का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया लगभग 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 3 √2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इसी तरीके से अब आप इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल ही सकते हो निकाल लेना। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर ये 3 मीटर पर सेकेंड चल रहा है और वाई डायरेक्शन में ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स प्राइम दैट इज इक्वल टू 3 × 2 यानी 6। वाई प्राइम कितना हो गया 3 × 6 तो टोटल कितना हो गया कोऑर्डिनेट 6,6। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यही काम अब किसी फोटोन के लिए करते हैं। ठीक है। अभी तक अपन ने एक पार्टिकल के लिए किया अब ये काम एक फोटोन के लिए करते हैं। तो क्या है सवाल एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस सीज ए पल्स ऑफ लाइट है ना पल्स ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल्स टू 0 विच इज मूविंग विद a स्पीड ऑफ c in xy plane making an angle of tan inverse 3/4 with x-axis. Find the position of the pulse as in s at t equals to 10 minus 10 second assuming it is highly localized. Highly localized मतलब आप इसको प्रिसाइसली मेजर कर सकते हो उस फोटोन को किसी भी पॉइंट के ऊपर। जनरली हाइजेनबर्ग एक्सेलरेटिव प्रिंसिपल इसको वायलेट कर देगा बट ठीक है ओके। सो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे अपन। ये आपका 37 डिग्री इस 37 डिग्री लाइन के ऊपर आपका फोटोन जो है वो आ रहा होगा। ये आपका फोटोन है हाईली लोकलाइज्ड। ठीक है ये मूव कर रहा है दिस 37 डिग्री एंगल। ठीक है। सो
पहली चीज आपको मेजर क्या करना है कि t इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड के ऊपर इसकी पोजीशन क्या होगी। तो मान लीजिए ये वाली पोजीशन होगी। सो x इक्वल्स टू सी टी सी एक्स टी और y इक्वल्स टू सी वाई टी। तो सी एक्स मतलब क्या, इस फोटोन का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट सी कॉस 37 इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ और सी साइन 37 इंटू 2 इंटू 10⁻⁶। तो ये तो हो गए अपने पोजीशन ऑफ पल्स। अब यही काम अपन एक फ्रेम के अंदर जाके करते हैं, ठीक है। सो अज्यूम अनदर फ्रेम, तो यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास 480 मीटर और 360 मीटर निकल के आएगा। सेम काम अब एस प्राइम फ्रेम में चलते हैं और एस प्राइम फ्रेम जो है आपका 0.6 सी की स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। सो अगर अपन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से सेम काम करते हैं तो देखते हैं अपन रिजल्ट जो है वो कैसे आता है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट पल्स एंड इट्स कोऑर्डिनेट एट टी इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड। सो ये आपका अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। सो यहाँ से आपका पार्ट जो आपका फोटोन है वो इस तरीके से मूव करना चाहिए। ये एंगल आपका है क्या 37। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा सी कॉस 37। ये कितना होगा सी साइन 37। अब एक फ्रेम है आपका ऐसा दैट फ्रेम इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 0.6 सी। इट इज मूविंग विथ 0.6 सी। सो अगर मैं यहाँ पे सेम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ सो वी एक्स प्राइम कितना आएगा सी कॉस 37 मतलब 4/5 माइनस 0.6 सी। ये कितना आ गया 5×8=40 0.2 सी। और वी वाई प्राइम कितना आ गया अपने पास 0.6 सी। सो टोटल अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी देखूं इस फ्रेम के अंदर तो वो कितनी होगी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04 प्लस 0.36। तो कितना आ गया 0.40 का स्क्वायर रूट ऑफ सी। सो ये अप्रोक्स कितना आएगा 40 का स्क्वायर रूट 10 और 40 का स्क्वायर 749 और 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये अराउंड 0.6 सी के आसपास आ रहा है 0.62 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या दिखा कि डिफरेंट फ्रेम में जाते ही आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट हो गई। जबकि बोला क्या गया था पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि ये जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट क्योंकि ये वोलेट कर रही है आपके पोस्टुलेट को। सो आपको यहाँ पे एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। तो गैलीलियन आप यहाँ नहीं लगाएंगे। जहां पे भी स्पीड ऑफ लाइट के अराउंड आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है ग्रेटर देन 0.5 सी मूव कर रहा है उस केस में आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे। वहां पे आपके लॉज ऑफ मोशन जो है वो वोलेट हो जाते हैं, न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होते। तो आप क्या करोगे यहाँ पे आप अप्रोच लगाओगे एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की। सो पहली चीज थोड़ा सा समराइज करते हैं। वी कैन सी दैट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज करेक्ट देन द स्पीड ऑफ लाइट विल टर्न आउट टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्रेम। अगर आप मान रहे हो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सही है तो डिफरेंट फ्रेम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट आनी चाहिए जो कि सेकंड पोस्टुलेट के अगेंस्ट में। बट इफ वी वांट कि हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हर फ्रेम के अंदर सेम आए इन दैट केस वी नीड अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है क्या लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां से एक नई कहानी स्टार्ट होती है दैट इज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो ये थोड़ा सा सिमिलर ही है बट कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। तो हम इसके एग्जैक्ट प्रूफ के अंदर नहीं जाएंगे, मैं आपको सरफेस लेवल के ऊपर इनकी चीजों को बताऊंगा। तो देखो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपने को सारे कोऑर्डिनेट्स के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस मैंने इस तरीके से किए कि एक्स प्राइम जो है वो एक्स वाई जेड टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाई प्राइम भी कर रहा है, जेड प्राइम भी कर रहा है और टी प्राइम भी कर रहा है। सो कुछ कंस्ट्रेंट के साथ हमने ये आइडेंटिफाई किया कि एक्स प्राइम जो है वो सीधा इक्वल है किसके गामा एक्स माइनस वी टी के। और यहाँ पे जो टाइम है वो अभी तक अपन गैलीलियन में क्या मान रहे थे कि टाइम और स्पेस दे आर इंडिपेंडेंट बट एक्चुअल के अंदर
टाइम और स्पेस जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, दे आर कॉन्टिनम, स्पेस टाइम कॉन्टिनम। इसी चीज को फॉलो किया है किसने, लॉरेंज ने, लॉरेंज फिजरल। तो यहां से अपने पास जो रिलेशंस निकल के आते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकल के आती है, दैट इज एक्स प्राइम इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई। ये कब है, जब आपका जो फ्रेम है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। अगर वाई के अलोंग करेगा तो ये चेंजेस इसके साथ हो जाएंगे, ठीक है। और टाइम किस तरीके से चेंज हो रहा होगा, इस तरीके से। यहाँ पे गामा क्या है, 1/1 - बीटा स्क्वायर, और बीटा क्या है, v/c। तो देखो ये आया कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए आपने अपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को ही थोड़ा सा यूज करते हुए कुछ चेंजेस करना स्टार्ट किए। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो इन गैलीलियन गैलीलियन के अंदर मेरे पास क्या था, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता था वो होता था एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम होता था वाई, जेड प्राइम होता था जेड। ये स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैंने क्या किया, लॉरेंज के अंदर इस स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से बदला। लॉरेंज के अंदर कि मान लीजिए एक्स प्राइम जो है वो के कांस्टेंट के साथ इसके साथ जुड़ा, के एक कांस्टेंट है जो कि इसके अंदर क्या कर रहा होगा, इसको वेरी करा रहा होगा, ठीक है। और वाई प्राइम आपका वाई है, जेड प्राइम आपका जेड ही है, ठीक बात है। अब मैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये मान चुका हूं कि स्पीड ऑफ लाइट भले आप इस फ्रेम में देखो या फिर आप इस फ्रेम में देखो, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स रहने वाली है। मतलब अगर कोई फोटोन ट्रेवल कर रहा है इस तरीके से, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि ये मान लीजिए टी टाइम के अंदर इतना चला, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स इक्वल्स टू सी टी। सेम काम अगर ये एस प्राइम फ्रेम में करेगा तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स प्राइम इक्वल्स टू सी टी प्राइम। बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, ये मैं कब बोल पा रहा हूं, वेन आई एम एज्यूमिंग कि स्पीड ऑफ लाइट फ्रेम इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूं तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू के एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, क्या यही होगा। अब मुझे पता है x इक्वल्स टू क्या हो गया, के एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम। तो यहां से x इक्वल्स टू क्या हो गया, के एक्स प्राइम की वैल्यू यहां से वापस पुट करो, x माइनस वी टी प्लस वी, क्या टी प्राइम की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं अपन, या इसको अभी ये रहने दो, टी प्राइम की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो ये क्या बन गया, x इक्वल्स टू के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी प्लस के वी टी प्राइम। सो टी प्राइम की डिपेंडेंसी मुझे पता चली, वो क्या आ रही है, एक्स ब्रेकिट 1 - के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वी टी अपॉन में के वी। सॉल्व करो, 1 - के स्क्वायर अपॉन में के वी एक्स प्लस के वी टी। सो जो टाइम का वेरिएंस अपन बात कर रहे थे, क्योंकि गैलीलियन के अंदर तो टाइम चेंज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे टाइम का वेरिएंस हो रहा था, और वो किस तरीके से हो रहा है उसको निकालने के लिए अपन ने डायरेक्ट और इनवर्स वाले दोनों को यूज किया। सो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आ रही है टी प्राइम की, दैट इज इक्वल टू 1 - के स्क्वायर एक्स अपॉन में के वी प्लस के वी टी, ठीक है। सो अपने पास देखो, वापस से अगर मैं लिखूं तो मेन मदर इक्वेशन क्या क्या निकल के आई है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी एंड टी प्राइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन में के वी और 1 - के स्क्वायर प्लस के वी टी, राइट। तो ये आपके पास दो मदर इक्वेशन है। मुझे काम क्या करना है, मुझे के की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ से एक्स बराबर सी टी होगा और एक्स प्राइम बराबर सी टी प्राइम होगा। तो मैं इसको यूज करता हूँ, एक्स प्राइम इज इक्वल टू सी टी प्राइम। सो एक्स प्राइम की वैल्यू क्या है, के एक्स माइनस वी टी, और सी टी प्राइम की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन में के वी ब्रेकिट 1 - के स्क्वायर प्लस के वी टी, राइट। सो यहाँ से अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करूँ, करेक्ट, यहाँ तक सही है, ठीक है। तो ये क्या निकल के आया, के एक्स माइनस के वी टी इज इक्वल टू
एक्स सी अपॉन में के वी प्लस के सी वी टी। ठीक है जी, मुझे क्या निकालना है, मुझे के की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स वर्कआउट। और एक मिनट, यहाँ से 1 - k² अपन भूल गए, प्लस के सी वी टी। ऑलराइट, सो ऐसा करते हैं कि एक्स वालों को एक साइड ले जाते हैं, तो एक्स वाले को इधर ले गए अपन, तो यहाँ पे क्या बचा के, और ये के बच गया, और ये के सी वी टी इधर चला जाएगा। ठीक है, सो एक्स के, और यहाँ से क्या आया माइनस का सी ब्रेकेट 1 - k² अपॉन में के वी, राइट। और बाहर क्या बचा एक्स, और इधर क्या बचा अपने पास के सी वी टी प्लस के वी टी। क्या यही चीज बची? ऑलराइट, तो यहाँ से अपने पास इसको अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, के स्क्वायर वी, ओके, के स्क्वायर वी माइनस सी माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई के वी इक्वल्स टू, यहाँ से अपन के वी टी कॉमन ले सकते हैं, के वी टी, अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा है के वी टी कॉमन लेने के बाद में, के वी टी कॉमन लिया तो 1 + c, इज इट? एक बार वापस से चेक कर लेते हैं कहीं अपन ने मैं गड़बड़ तो नहीं करी है। सो यहाँ से x इक्वल्स टू दे रखा है अपने पास के एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, और यहाँ से x इक्वल्स टू है के एक्स प्राइम की वैल्यू पुट करी के एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी प्राइम, क्योंकि मेरे को टी प्राइम का एक्सप्रेशन चाहिए। सो के स्क्वायर प्लस के वी टी प्राइम, यहाँ से टी प्राइम की वैल्यू निकल के आई है एक्स माइनस के स्क्वायर प्लस वी टी डिवाइडेड बाई के वी। सो एक्स अपॉन में के वी, और यहाँ से वी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे के टी बचेगा। ओके, यहाँ सिर्फ के टी बचेगा। गॉट इट, के टी। ओके ओके ओके, यहाँ से सी आ गया और यहाँ से वी गया, यहाँ पे वी नहीं आएगा, और यहाँ से अगर मैं केवीटी से केवीटी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सी बाई वी बचेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ सी कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे सी बाई वी बन गया। ठीक है, ये किया क्या, नहीं वी बाई सी बचेगा, वी बाई सी। ठीक है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपने पास क्या है, के स्क्वायर माइनस सी और के बाई वी। ठीक है, तो देखो एक्स ब्रेकेट के स्क्वायर सी ब्रेकेट 1 + v/c माइनस सी अपॉन में के वी इज इक्वल टू सी के टी ब्रेकेट 1 + v/c। क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ x इक्वल्स टू सी टी से, है ना? सो अगर मैं x इक्वल्स टू सी टी से इसको कंपेयर करूंगा, सो इस टर्म को नीचे भेज के स्क्वायर सी ब्रेकेट 1 + v/c माइनस सी अपॉन में के वी इंटू 1 अपॉन में के ब्रेकेट 1 + v/c इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो के स्क्वायर सी प्लस के स्क्वायर वी माइनस सी इक्वल्स टू आ गया के स्क्वायर वी प्लस के स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी, इसके बराबर आ गया। के स्क्वायर वी से के स्क्वायर वी कैंसिल आउट हो गया, और इससे मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो के स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर वी स्क्वायर। तो के स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो के निकल के आ गया अपने पास 1/√1 - v² / c² दैट इज इक्वल टू गामा। सो यहां से मेरे पास जो टर्म्स निकल के आए दैट इज
एक्स प्राइम इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी एंड वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई, जेड प्राइम इक्वल्स टू जेड एंड टी प्राइम इक्वल्स टू गामा टी माइनस एक्स वी अपॉन में सी स्क्वायर। जब आप इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास ये वर्ड है। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि यहां से अपने पास क्या आ गई, ये लॉरेंज इक्वेशंस आ गई। दीज आर लॉरेंज इक्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से अब अपन आगे फुर्दर चीजें निकालेंगे कि मान लीजिए अगर आप दूसरे फ्रेम में जा रहे हैं तो आपकी जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जो टाइम होता है एक ही इवेंट का एक ही जगह पे होने का, अगर मान लीजिए एक इवेंट यहाँ पे 10 सेकंड में हो रहा है, सो वही इवेंट किसी और फ्रेम में जाएंगे तो किसी और टाइम के अंदर होगा। क्या पता वो डायलेट हो जाए, क्या पता वो जल्दी तेज हो जाए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। सो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है दैट इज अप टू लॉरेंज इक्वेशन। सो लॉरेंज इक्वेशन के बाद ही अब चीज़ें बढ़ेगी और हम बात करेंगे किसके बारे में, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। सो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बाद। यहाँ पे अपन स्टॉप करते हैं। ठीक है, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डीलिंग विथ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सी यू, टाटा, बाय बाय।